नमस्कार दोस्तों, आरआरबी एएलपी 2024 के जीके जीएस की इस बेहतरीन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एएलपी 2024 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। और इसमें ज्यादातर प्रश्न 80% प्रश्न जो इस वीडियो में है, इसमें इस क्लास में 80% प्रश्न जो है वो साइंस से लिए गए हैं, क्योंकि इसमें ज्यादातर प्रश्न कहाँ से देखने को मिलते हैं, आरआरबी एएलपी एग्जाम में ज्यादातर प्रश्न जो है साइंस से देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं और इस प्रश्नों से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे, इससे मिलते जुलते प्रश्न, उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये सारे प्रश्न आपके आरआरबी एएलपी 2018 के एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, यानी कि ये आरआरबी एएलपी एग्जाम में जो लोगों पायलट का आपका एग्जाम हो चुका है उसमें ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो वहीं से ये प्रश्न लिए गए हैं। और लगातार आप हमारे साथ क्लास में बने रहते हैं तो ये सारे प्रश्न आपको याद भी हो जाएंगे। आगे भी बताया जाएगा कि इसका पीडीएफ भी आप कहां से पा सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले अपना क्लास शुरू करते हैं। पहले अपना क्लास पढ़ते हैं, देखते हैं। वे पौधे जिनमें पौधों के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते किस समूह से संबंधित है। मतलब वो पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते वो किस समूह से संबंधित है। तो ये जो है इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें थैलोफाइट कहते हैं। इन पौधों को क्या बोलते हैं, थैलोफाइट। तो ऑप्शन में क्या सही था, थैलोफाइट पौधे, ये इन्हें क्या कहते हैं, थैलोफाइट। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये 2018 एएलपी एग्जाम में पूछा गया था। अब यहाँ से संबंधित प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए अब थैलोफाइट के बारे में देख लेते हैं। जैसे थैलोफाइट के कुछ और उदाहरण की बात करें, जैसे इसके उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे आपका हो जाएगा कवक हो जाएगा, कवक एक थैलोफाइट है, कवक हो जाएगा। उसके बाद शैवाल हो जाएगा, शैवाल। उसके बाद आपका जीवाणु हो जाएगा। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे आपके थैलोफाइट पौधे हो जाएंगे। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सभी क्या हो जाएंगे, थैलोफाइट हो जाएंगे। उसके बाद जो थैलोफाइट पौधे होते हैं इनमें आप लोग ध्यान रखेंगे, जो थैलोफाइट पौधे होते हैं उनमें संवहनी ऊतक नहीं होता है। इनमें क्या होता है, संवहनी जो ऊतक पाए जाते हैं वो नहीं होते। ठीक, संवहनी ऊतक इसमें नहीं होता है। ठीक, और यहाँ से एक पॉइंट और आप लोग याद रखेंगे। अगर आप लोगों से पूछे कि क्रिप्टोफाइट पौधे किसे कहते हैं, देखिए अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में क्रिप्टोफाइट पौधे किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको प्रश्न इस वीडियो से जरूर आपको मिलेगा अपने एग्जाम में। तो देखिए थैलोफाइट पौधे किसे कहते हैं, थैलोफाइट है। तो अगर थैलोफाइट पूछे तो आप लोग जानते हैं कवक, शैवाल, जीवाणु, तो ये सभी कैसे पौधे हैं, थैलोफाइट है। अगर आपसे पूछे कि क्रिप्टोफाइट पौधे किसे कहते हैं, तो बर्फ पे उगने वाले शैवाल को क्या कहते हैं, क्रिप्टोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहते हैं, बर्फ पे उगने वाले शैवाल को क्या बोलते हैं, क्रिप्टोफाइट बोलते हैं। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछ ले कि लिथोफाइट किसे कहते हैं, लिथोफाइट पौधे किसे कहते हैं, तो लिथोफाइट किसे कहते हैं, तो लिथोफाइट वो होते हैं जो चट्टानों पर उगते हैं। क्या करते हैं ये, चट्टानों पर उगने वाले शैवाल को क्या कहते हैं, चट्टानों पर उगने वाले शैवाल को क्या बोलते हैं, इन्हें लिथोफाइट कहते हैं। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन भी हम लोग साथ में करते चलते हैं। देखिए अगर आपसे पूछ ले कि वे पौधे जिनमें विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते, वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते किस समूह से संबंधित है, तो वे थैलोफाइट समूह से संबंधित है। किससे संबंधित है, थैलोफाइट समूह से संबंधित है। अगर आपसे पूछे थैलोफाइट के उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे आपका हो गया कवक हो गया, शैवाल हो गया, उसके बाद जीवाणु हो गया, ये सभी थैलोफाइट के उदाहरण हैं। और थैलोफाइट में एक प्रश्न और आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसमें संवहनी ऊतक नहीं पाया जाता, थैलोफाइट में संवहनी ऊतक नहीं पाया जाता। क्रिप्टोफाइट किसे कहते हैं, तो बर्फ पे उगने वाले शैवाल को, जो बर्फ पे उगने वाले शैवाल होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, क्रिप्टोफाइट बोलते हैं। जबकि आप लोग नोट करिएगा, लिथोफाइट किसे बोलते हैं, जो चट्टानों पे उगने वाले शैवाल होते हैं उन्हें लिथोफाइट कहते हैं। सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग नोटबुक और पेन यहाँ पे लेके बैठिएगा, जो आपको प्रश्न आए उसे मत नोट करिए और जो आपको नहीं पता हो उसे जरूर नोट कर लें अपने नोटबुक में। अगला प्रश्न आवर्त सारणी से संबंधित है और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, 2018 के एएलपी एग्जाम में पूछा गया था। तो 2018 की ये एग्जाम में पूछ चुका है, तो इस वजह से इसको पहले हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, और इससे संबंधित जो आपके पूछे जाने की संभावना है वो प्रश्न भी हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुण किसके आवर्त फलन होते हैं, तो देखिए मेंडलीव ने भी आवर्त सारणी दिया था, मोसले भी आवर्त सारणी दिया था, न्यूलैंड्स ने भी कुछ ला दिया था। उसके बाद
डोबे राइनर ने आवर्त सारणी से संबंधित कुछ नियम बताए थे, उन सभी को हम लोग पढ़ते हैं। जैसे मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुण किसके आवर्ती फलन होते हैं। जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी दिया था उसमें जो तत्व होते थे वो अपने परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते थे। किसके? परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते थे, द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते थे। ठीक, अगर आपसे पूछे कि जो आधुनिक आवर्त सारणी थी, आधुनिक आवर्त सारणी, तो यहाँ पे हम लोग साइड में हो जाते हैं। पहले आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में आप लोग क्या याद रखेंगे, ये किसने दिया था? आधुनिक आवर्त सारणी किसके आवर्ती फलन होता है? वो आपके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होता है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। किसके? परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होता है, यानी कि ये परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, और जो पुराना वाला मेंडलीव वाला है वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। और आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में आपसे अगर आपसे पूछे कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था, तो मोसले ने दिया था। आवर्त सारणी किसने दिया था? मोसले ने। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? मोसले ने दिया था। अब कब दिया था? तो 1913 में इसको दिया था मोसले ने। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे पूछे कि परमाणु आवर्त सारणी से संबंधित त्रिक नियम किसने दिया था? आवर्त सारणी से संबंधित त्रिक नियम किसने दिया था? तो आवर्त सारणी से संबंधित त्रिक नियम दिया था डोबे राइनर ने। किसने? डोबे राइनर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। जो आपके डोबे राइनर नामक वैज्ञानिक ने त्रिक नियम दिया था। तो ये आवर्त सारणी से संबंधित था। अगर आपसे पूछे कि अष्टक नियम किसने दिया था? अष्टक नियम किसने दिया था? तो अष्टक नियम किसने दिया था? ये दिए थे आपके अष्टक नियम देने वाले कौन है आपके? तो इसे न्यूलैंड्स ने दिया था। किसने? न्यूलैंड्स ने दिया था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये न्यूलैंड्स द्वारा दिया गया था। त्रिक नियम क्या होता है और अष्टक नियम क्या होता है ये भी हम लोग बताएंगे। देखिए त्रिक नियम क्या होता है। त्रिक नियम में तीन के व्यवस्था में रखा गया तत्वों को, और पहला जो तत्व है उसका गुणधर्म आखिरी वाले तत्व दोनों का गुणधर्म जो बीच वाले तत्व के गुणधर्म के बराबर होता है। तो ये था आपका त्रिक नियम। तो पहले इसका रिवीजन करेंगे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुण किसके आवर्ती फलन होते हैं। तो जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसमें तत्व द्रव्यमान संख्या के आधार पर रखे गए थे, और जो आधुनिक आवर्त सारणी है जिसे मोसले ने दिया था उसमें तत्व परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया था, या फिर इसे परमाणु क्रमांक भी कह सकते हैं आप लोग। और आधुनिक आवर्त सारणी दिया किसने था? तो मोसले ने दिया था। कब दिया था? तो 1913 में दिया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने दिया था, आवर्त सारणी से संबंधित है। उसके बाद त्रिक नियम किसने दिया था? डोबे राइनर ने दिया था। ठीक, आगे डोबे राइनर अष्टक नियम के बारे में हम लोग देखेंगे क्या है क्या नहीं, इस प्रश्न है इस क्लास में ही। तो देखिए यदि परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हो तो करंट का मान क्या होता है। अगर प्रतिरोध जो श्रृंखला क्रम में जुड़े हो तो करंट का मान यानी कि धारा का मान क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? समान होता है। अभी आगे हम लोग बताते हैं कि कैसे समान होता है। तो आगे हम लोग समझते हैं कि कैसे समान होता है। तो पहले इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए प्रतिरोधों का संयोजन अभी हम आपको बताते हैं। देखिए प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए। अगर आपसे पूछे कि प्रतिरोध का संयोजन ये कितने प्रकार से होता है, तो प्रतिरोध का संयोजन जो है ये हमारे पास दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। एक होता है, आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे, एक होता है आपका श्रृंखला क्रम संयोजन, एक होता है आपका श्रृंखला क्रम या फिर श्रेणी क्रम भी इसे बोलते हैं, श्रृंखला क्रम। और इसमें दो बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें धारा का मान पूछे तो धारा का मान इसमें समान होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इसमें विभवांतर में क्या प्रभाव कैसा रहता है, विभवांतर, तो विभवांतर इसमें भिन्न भिन्न रहता है। क्या होता है? विभवांतर इसमें भिन्न भिन्न रहता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद और एक प्रकार का संयोजन जो है, एक तो आपका श्रृंखला क्रम संयोजन हो गया, और एक आपका हो जाएगा कैसा? समांतर क्रम संयोजन। कैसा? समांतर क्रम संयोजन। अब समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को कैसे व्यवस्थित किया गया है, तो इसमें धारा का मान क्या होता है? इसमें धारा का मान भिन्न भिन्न होता है। कैसा होता है? इसमें धारा का मान जो है भिन्न भिन्न होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इसमें विभवांतर क्या होते हैं, इसमें विभवांतर जो होते हैं विभवांतर समान होते हैं। तो यही अंतर है दोनों में। इसमें विभवांतर क्या होते हैं? समान होते हैं। तो यही आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब चारों में से कोई भी पूछेगा आप बता पाएंगे। देखिए प्रश्न क्या पूछा गया था, ये 2018 के ALP एग्जाम में पूछा गया था। कह रहा है कि यदि परिपथ में प्रतिरोध श्रृंखला में
जुड़े हों, प्रतिरोध कैसा जुड़ा हो, श्रृंखला में जुड़े हों, तो क्या होता है, करंट का मान क्या होता है, समान होता है। ठीक, कैसे समान होता है, अभी हमने बताया, जब श्रृंखला क्रम में रहेगा तो धारा का मान क्या होता है, समान होता है, और विभवांतर पूछ ले तो भिन्न होता है, विभवांतर पूछे तो भिन्न होता है। इसी तरह अगर समांतर क्रम में पूछे, समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो धारा का मान पूछे तो भिन्न भिन्न होता है, जबकि विभवांतर पूछ ले तो कैसा होता है, विभवांतर इसमें समान होता है। तो ये था आपके प्रतिरोधों का संयोजन जो हमने आपको बताया। ठीक, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर के पीडीएफ इसका पा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, इसी तरह के और भी वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे क्लास को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए इस क्लास को, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है कि किस कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र में विभाजित हुआ। तो ये भी देखिए आपके 2018 के एएलपी एग्जाम में पूछा गया था, असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम में 2018 में ये पूछा गया था, और इससे संबंधित प्रश्न जो पूछे जाने की संभावना है उसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहले इस प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि किस कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान को 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में घोषित किया गया था, तो इसके लिए कानून कौन से आया था, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता, कौन सा अधिनियम था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, कौन सा अधिनियम था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा इसे बांटा गया था। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये जो विभाजन है, और जो इसका विभाजन है, ये किस आधार पे किया गया था, जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस आधार पे किया गया था, तो ये धर्म के आधार पे किया गया था। किसके आधार पे, धर्म के आधार पे ये विभाजन हुआ था। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक और चीज याद रखेंगे, ये विभाजन जो है धर्म के आधार पे हुआ था। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि बाल्कन योजना का संबंध किससे है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, बाल्कन योजना इसके बंटवारे के लिए, बंटवारे से ही संबंधित है, जिसे क्या कहा जाता है, इसे 3 जून योजना भी कहते हैं, 3 जून योजना भी कहते हैं, या फिर इसे क्या बोलते हैं, बाल्कन योजना को ही क्या बोलते हैं, 3 जून योजना भी बोलते हैं, और इसे ही क्या बोलते हैं, माउंट बेटन योजना भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, माउंट बेटन, इसे माउंट बेटन योजना भी कहते हैं। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे माउंट बेटन योजना भी कहते हैं, और इसके द्वारा भारत और पाकिस्तान को विभाजित किया गया था। तो इसको रिवीजन करेंगे। देखिए, किस कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित हुआ, तो इसके लिए आया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा इसे बांटा गया था। ठीक, अब बात करते हैं कि विभाजन किसके आधार पर किया गया, तो इसमें विभाजन धर्म के आधार पर किया गया था, धर्म के आधार पर किया गया था भारत और पाकिस्तान का विभाजन। और बाल्कन योजना का संबंध किससे है, तो 3 जून योजना, या फिर इसे माउंट बेटन योजना भी कहते हैं, और इसके तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। अब यहीं पे एक प्रश्न और आप लोग ध्यान रखेंगे, रेड क्लिफ रेखा के बारे में। रेड क्लिफ रेखा के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच में है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत एंड पाकिस्तान के बीच में। किसके बीच में, भारत एंड पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है। तो ये परमाणु में एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है ना, तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं। तो देखिए, अगर आप द्रव्यमान संख्या में से यहाँ पे नोट कर लीजिए, द्रव्यमान संख्या, अगर आप द्रव्यमान संख्या, जिसे आप लोग किसे निरूपित करते हैं, ए से, द्रव्यमान संख्या में से अगर आप लोग परमाणु संख्या घटा देते हैं, परमाणु संख्या को माइनस कर देते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा, परमाणु संख्या को जेड से इंडिकेट करते हैं, तो आपको न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी। ठीक, तो यह था आपका न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, और 2018 के असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम में पूछा गया था, और यही ऑप्शन सही किया था, परमाणु द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। ठीक, ये आपसे ऑप्शन में सही किया था। अब बात कर लेते हैं परमाणुओं के बारे में। यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि परमाणु के बारे में, तो ये अगर आपसे पूछे कि परमाणु का निर्माण किससे होता है, तो परमाणु का निर्माण जो है, इसके 3 मूल कण होते हैं। परमाणु के निर्माण में 3 मूल कण होते हैं। कौन कौन से 3 मूल कण होते हैं देख लेते हैं। तो इसके निर्माण में इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और इसके निर्माण में इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे, ये किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। किससे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। ठीक, और आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसके, तो थॉमसन ने किया, प्रोटॉन की खोज किसने की, तो रदरफोर्ड ने किया, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो चैडविक ने किया था न्यूट्रॉन की खोज। इतनी बातें आप लोग समझ चुके हैं। अगर आपसे पूछे कि परमाणु के, यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे, अगर आपसे पूछे कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से
परमाणु के नाभिक में कौन कौन से क्या होते हैं? अगर आपसे पूछे कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं, तो इसमें होता है परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये कहाँ पे उपस्थित होते हैं? ये नाभिक में उपस्थित होते हैं। और बाहर चक्कर लगाने का काम कौन करता है? तो बाहर चक्कर लगाने का काम जो है, बाहर चक्कर लगाने का काम इलेक्ट्रॉन करता है। परमाणु के बाहर जो आपके कक्ष बने होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चक्कर लगाता है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे सारे प्रश्नों का। देखिए, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? तो द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या के बराबर होती है न्यूट्रॉनों की संख्या, जिसे a माइनस जेड आप लिख सकते हैं, a माइनस जेड। ठीक, अब बात कर लेते हैं परमाणु का निर्माण कैसे होता है। तो परमाणु के निर्माण में 3 मूल कण सहायक होते हैं। कौन कौन से कण होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। अब बात करते हैं परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें होते हैं आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और परमाणु के बाहर चक्कर कौन लगाता है? तो परमाणु के बाहर चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाता है। ठीक, इतनी बातें आप लोग समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सर्च लाइट का परावर्तक कौन होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये फिजिक्स से प्रश्न है, और ये 2018 के असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम में पूछ चुका है। तो देखिए, कह रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक कौन होता है। तो सर्च लाइट का जो परावर्तक होता है, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। और अवतल दर्पण को और किस नाम से जानते हैं? इसे अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण को ही अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभिसारी दर्पण? क्योंकि ये प्रकाश के सारे जो किरण होते हैं सभी को एक बिंदु पे इकट्ठा कर देता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण भी बोलते हैं। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, अवतल दर्पण भी इसे बोलते हैं। अब अगर उत्तल दर्पण की बात करें, उत्तल तो उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं? तो इसके कहते हैं अपसारी दर्पण। यानी कि ये क्या करता है? प्रकाश के जितने भी किरण होते हैं, अपसारी दर्पण होता है, ये क्या करता है? उनको बिखेर देता है। ठीक, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं? अपसारी दर्पण। उत्तल दर्पण का अगर आपसे पूछ ले कि प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें कहाँ करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे, अगर आपसे पूछ ले कि उत्तल दर्पण का हम लोग प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो उत्तल दर्पण का जो प्रयोग है ये करते हैं आपके दाढ़ी बनाने में। इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? दाढ़ी बनाने में इसका प्रयोग होता है। अवतल दर्पण, सॉरी, उत्तल दर्पण यहाँ पे लिखना, अवतल दर्पण लिखना था। तो अगर आपसे पूछे कि वहीं पे अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका प्रयोग कई जगहों पे करते हैं, जैसे आपको दाढ़ी बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? इसी का प्रयोग करते हैं। ठीक, दाढ़ी बनाने में इसी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आंख के जांच में, कान के जांच में, नाक के जांच में इनका प्रयोग करते हैं। तो डॉक्टर द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। इसके अलावा सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सर्च लाइट का परावर्तक कौन होता है? तो अवतल दर्पण होता है सर्च लाइट का परावर्तक। ठीक, ये पूछा गया था आपके 2018 के असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम में। अवतल दर्पण को ही क्या बोलते हैं? इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं, जबकि उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं? इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ की अवतल दर्पण का पूछे प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो इसमें वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए ये एग्जाम में पूछा जाता है कि किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जबकि उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जबकि अवतल दर्पण की बात करें तो इसका प्रयोग दाढ़ी बनाने में, आंख के जांच में, कान के जांच में, नाक के जांच में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इन जगहों पे इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पे कौन सी गैस निकलती है। तो देखिए, ये आपके 2018 में पूछ चुका है। ये सारे प्रश्न इस क्लास के 2018 एएलपी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पानी को ब्लीचिंग पाउडर मिलाने पे कौन सा गैस निकलती है, तो इसमें क्लोरीन गैस निकलती है। कौन सी गैस? क्लोरीन गैस निकलती है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ब्लीचिंग पाउडर मिलाएंगे पानी में तो इसमें से क्लोरीन गैस निकलती है। ठीक, अब क्लोरीन गैस के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे इसके बारे में ये पूछा गया था कि ऐसी कौन सी तत्व है जिसका परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। तो क्लोरीन जो गैस होती है, जो क्लोरीन होता है उसका परमाणु, क्लोरीन का
परमाणु त्रिज्या जो होता है, क्लोरीन का परमाणु त्रिज्या ये सबसे छोटा होता है। ये एग्जाम में पूछा गया था, ये सबसे छोटा होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि कौन सी गैस आप मतलब वायुमंडल में नहीं पाई जाती, अगर आपसे पूछे कि कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती, तो ऑप्शन में सही रहेगा, उसमें क्लोरीन दिया रहेगा। तो क्लोरीन गैस जो है, ये क्लोरीन जो गैस होती है वो वायुमंडल में नहीं पाई जाती। क्लोरीन गैस जो होती है वायुमंडल में ये नहीं उपस्थित होती है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, आपको प्रैक्टिस सेट वगैरह में प्रश्न मिलेगा ये वाला। ठीक, अगर आपसे पूछे कि क्लोरीन गैस के बारे में, तो अगर आपसे पूछे कि क्लोरीन गैस का उपयोग किन किन चीजों में करते हैं, तो देखिए क्लोरीन गैस को पानी को स्वच्छ बनाने में इसका उपयोग करते हैं। पानी को स्वच्छ बनाने में, यानी कि पानी को स्वच्छ बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, पानी को स्वच्छ बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। उसके अलावा चीनी को क्या बोलते हैं, चीनी को सफेद बनाने में, चीनी की जो फैक्ट्रियां होती हैं तो उसमें चीनी को सफेद बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। चीनी को सफेद बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। उसके अलावा अगर आपको फास्फोरस का निर्माण, क्लोरोफार्म का निर्माण करना हो, अगर आप लोग को क्लोरोफार्म बनाना हो तो क्लोरोफार्म के निर्माण में भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, इतना बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, क्लोरोफार्म के निर्माण में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पे कौन सी गैस निकलती है, तो पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पे यहाँ से क्लोरीन गैस निकलती है। और क्लोरीन की जो है परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है, तो इसमें क्लोरीन गैस जो होती है वायुमंडल में नहीं पाई जाती। कौन सी गैस नहीं पाई जाती, क्लोरीन गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती। क्लोरीन का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो इसमें पानी को स्वच्छ बनाने में इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग जैसे बहुत जगह पे किया जाता है, लेकिन जो मुख्य है वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे चीनी को सफेद बनाने में, चीनी की जो फैक्ट्री होती है, मिल होती है, उसमें चीनी को सफेद बनाने के लिए क्लोरीन का उपयोग करते हैं। क्लोरोफार्म के निर्माण में भी क्लोरीन का उपयोग करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है, तो जो उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं हैं उसका निष्कासन जो होता है इलेक्ट्रोलिसिस अभिक्रिया में होता है। किसमें, उसका निष्कासन कहां पे होता है, इलेक्ट्रोलिसिस अभिक्रिया में होता है। ठीक, इस इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस अभिक्रिया द्वारा इसका निष्कासन होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं अभिक्रियाओं के बारे में, कुछ चीजें के बारे। इलेक्ट्रोलिसिस अभिक्रिया यहाँ पे लिखेंगे आप लोग। अब बात कर लेते हैं धातुओं के बारे में कुछ चीजें। जैसे अगर आपसे पूछे कि धातु क्रम किसे बोलते हैं, अगर आपसे पूछे कि धातु क्रम किसे बोलते हैं, तो देखिए जो खनिज, पहले आप लोग खनिज निकालेंगे, भूमि से क्या निकलता है, खनिज, खनन के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है, खनिज प्राप्त होता है। अब खनिज से हम लोग क्या प्राप्त करेंगे, अयस्क निकालेंगे। खनिज से अयस्क निकालने की क्रिया, अब अयस्क से हम लोग क्या बनाते हैं, शुद्ध धातु निकालने की क्रिया। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इन प्रक्रिया को धातु क्रम बोलते हैं। क्या किया जाता है इसमें, खनिज से हम लोग अयस्क बनाते हैं, अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त करते हैं। ये इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, धातु क्रम बोलते हैं। ठीक, तो ये एक प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि सांद्रण किसे बोलते हैं, तो देखिए सांद्रण किसे बोलते हैं, तो सांद्रण जो है वो अयस्क से, आप लोग ध्यान रखेंगे, अयस्क जो निकलता है, अयस्क से जो आपके गैंग होते हैं, अयस्क से गैंग और अधात्री अलग करने की क्रिया, गैंग या फिर अधात्री को अलग करना ही क्या कहलाता है, अधात्री को अलग करना ही क्या कहलाता है, सांद्रण कहलाता है। क्या कहलाता है, सांद्रण कहलाता है। सांद्रण के कुछ प्रकार हैं हमारे पास, जैसे कि कुछ प्रकार विधियों से सांद्रण किया जाता है। सांद्रण की कुछ विधि है हमारे पास जो एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि अगर आपसे पूछे कि गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, ये क्या होता है, इससे सांद्रण होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि जिसमें भारों का अंतर होता है, उसमें गुरुत्वीय पृथक्करण का प्रयोग करके हटाते हैं जो अशुद्धियां होती हैं। उसके बाद उत्प्लवन विधि का प्रयोग करते हैं, उत्प्लवन विधि का भी प्रयोग करते हैं। उत्प्लवन विधि के द्वारा भी हम लोग अशुद्धियों को हटाते हैं। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा, चुंबकीय पृथक्करण जो विधि है, इसके द्वारा भी हम लोग क्या बोलते हैं, सांद्रण करते हैं। तो सांद्रण की ये 3-4 विधियां थी जो हमने आपको बताया। देखिए उच्च प्रतिक्रिया वाले धातुओं का निष्कासन होता है, तो इलेक्ट्रोलिसिस अभिक्रिया के द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली जो धातुएं होती हैं उनका निष्कासन होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब
कुछ टर्म आप लोग देख लीजिए, जैसे अगर आपसे पूछे कि धातु कर्म किसे कहते हैं, तो खनिज से अयस्क निकालना और अयस्कों से शुद्ध धातु निकालने की जो क्रिया है, जो प्रक्रिया है, उसे धातु क्रम कहते हैं। सांद्रण किसे कहते हैं, तो अयस्क से जो अयस्क आपसे प्राप्त होते हैं उसमें गैंग या फिर अधात्री मिक्स होती हैं, अशुद्धियां कुछ मिक्स होती हैं, उनको अलग करना सांद्रण कहलाता है। और सांद्रण को अलग करने की, सांद्रण करने की कुछ विधियां, जैसे गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के द्वारा सांद्रण किया जाता है। इसके बाद उत्प्लवन विधि के द्वारा भी सांद्रण किया जाता है। इसके बाद चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा भी सांद्रण किया जाता है। तो ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इन प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि पुस्तक से संबंधित है कि हाफ ऑफ व्हाट आई से के लेखक कौन है। व्हाट ऑफ क्या लिखा है, हाफ ऑफ व्हाट आई से के लेखक कौन है, और ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है। असिस्टेंट लोको पायलट में 2018 में पूछा गया प्रश्न है, और इन प्रश्न से संबंधित जो इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बन सकते हैं वो हम लोग बताते हैं। तो देखिए, इस पुस्तक के लेखक कौन है, इस पुस्तक के लेखक हैं अनिल मेमन। कौन है, अनिल मेमन इस पुस्तक के लेखक हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि ट्रॉम्ब, कुछ पुस्तकों के बारे में, जैसे अगर आपसे पूछे कि ट्रॉम्ब ऑफ सैंड किसकी पुस्तक है, तो ट्रॉम्ब ऑफ सैंड जो है ये रेत की समाधि से हिंदी में बोलते हैं, और ये पुस्तक है गीतांजलि श्री की। किसकी पुस्तक है, गीतांजलि श्री की पुस्तक है। ठीक, ये टॉम्ब ऑफ सैंड, ठीक, इसके लिए इन्हें पुरस्कार भी दिया गया था। अगर आपसे पूछ ले कि स्पिरिट ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, स्पिरिट ऑफ इंडिया, ये सारे जो पुस्तकें हैं ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं रिपीट कर करके, इसी वजह से ये सारे प्रश्न आपको बताया जा रहा है। एपीजे ये अब्दुल कलाम की पुस्तक है, ये एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि नेहरू एंड द स्पिरिट ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, तब आप लोग क्या बताएंगे, नेहरू एंड द स्पिरिट ऑफ इंडिया, नेहरू एंड द स्पिरिट, यहाँ पे लिखेंगे नेहरू एंड द स्पिरिट ऑफ इंडिया, ये किसकी पुस्तक है, तो ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक है आपका किसका है, ये पुस्तक है मानस फिराक का। किसका है, मानस फिराक की ये पुस्तक है। तो ये इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये मानस फिराक की पुस्तक है। तो एक बार फिर से सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, हाफ ऑफ व्हाट आई से के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हो गए अनिल मेमन। कौन है इसके लेखक, अनिल मेमन। और जो पुस्तकें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, 2-3 पुस्तकें हैं, वो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि ट्राम ऑफ सैंड किसके पुस्तक के लेखक कौन है, तो ट्राम ऑफ सैंड के लेखक गीतांजलि श्री है। कौन है, गीतांजलि श्री। उसके बाद स्पिरिट ऑफ इंडिया पुस्तक किसके लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम। अगर आपसे पूछे कि नेहरू एंड द स्पिरिट ऑफ इंडिया, अगर आपसे पूछे कि नेहरू एंड द स्पिरिट ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, तो ये पुस्तक मानस फिराक की है। किसकी पुस्तक है, मानस फिराक की है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में, तो देखिए अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, तो अभी हम लोग अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन के बारे में दोनों के बारे में पढ़ेंगे। और ये असिस्टेंट लोको पायलट 2018 के एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है। और ये इस प्रश्न का जवाब क्या था कि जो अलैंगिक प्रजनन होता है उसमें जो नए जीव बनते हो वो माता पिता के समान होते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अलैंगिक प्रजनन में जो नए जीव होते हैं, नए जीव का निर्माण होता है, वो नए जीव जो होते हैं वो माता या पिता। अलैंगिक प्रजनन में आप लोग जानते हैं कि केवल एक जनक की जरूरत होती है, या तो माता ही हो या तो पिता हो, अलैंगिक प्रजनन हो जाएगा। तो जो नया जीव बनता है, इसमें एक विशेषता है कि जो नया जीव बनता है वो जनक के समान होता है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे माता या पिता के समान, ऑप्शन में यही सही था। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, माता या पिता के समान। अब बात कर लेते हैं यहीं पे कि अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं। अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं, अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं और लैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं। तो देखिए, अलैंगिक प्रजनन जो होता है उसमें केवल एक जनक की सहायता, मतलब एक जनक की जरूरत होती है, या फिर नर ही हो या फिर मादा हो, केवल एक कोई रहे तब भी अलैंगिक प्रजनन हो जाएगा। केवल एक जनक, तो अलैंगिक प्रजनन में केवल एक जनक भाग लेते हैं। और अलैंगिक प्रजनन में आप लोग ध्यान रखेंगे जो नए जीव होते हैं, नए जीव वो क्या होते हैं, वो जनक के समान होते हैं, जनक के समान होते हैं, वो जनक के समान दिखते हैं। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, जनक के समान होते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं
कि अलैंगिक प्रजनन में ये आप लोग ध्यान रखेंगे इसमें विभाजन कौन सा होता है, तो अलैंगिक प्रजनन में समसूत्री विभाजन होता है। कैसा विभाजन होता है इसमें, समसूत्री विभाजन होता है। अलैंगिक प्रजनन में कैसा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जबकि लैंगिक प्रजनन अगर आपसे पूछ ले कि किसे बोलते हैं लैंगिक प्रजनन में, इसमें क्या होता है, इसमें नर और मादा दोनों की जरूरत होती है। लैंगिक प्रजनन इसमें किसकी जरूरत होती है, तो इसमें जो है इसमें दो जनक भाग लेते हैं, यानी कि नर भी भाग लेगा और मादा भी इसमें भाग लेगी। तो दो जनक इसमें भाग लेते हैं, अलैंगिक प्रजनन में दो जनक भाग लेते हैं। और इसमें जो जीव बनता है वो माता और पिता के समान नहीं होता है, उनसे कुछ अलग होते हैं। जैसे हम लोग लैंगिक प्रजनन से जन्मे हुए हैं तो हम लोग माता पिता से थोड़े से भिन्न हैं। तो इसमें जो होते हैं लैंगिक प्रजनन में, वो जीव जो होता है, नया जीव जो बनता है वो जनक से भिन्न होता है। जनक के मतलब पेरेंट्स से क्या होते हैं, ये भिन्न होते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि इसमें जो है कौन सा विभाजन होता है अलैंगिक प्रजनन में, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे इसमें विभाजन कौन सा होता है, तो इसमें समसूत्री विभाजन भी होता है। कैसा विभाजन होता है, इसमें समसूत्री विभाजन तो होता ही है और फिर इसमें अर्धसूत्री विभाजन भी होता है। कैसा विभाजन होता है, अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों विभाजन होते हैं। ठीक, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों विभाजन होते हैं। तो दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए अलैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन, लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। लैंगिक प्रजनन में, तो लैंगिक प्रजनन में जो नए जीव बनते हैं वो माता पिता के समान बनते हैं, ये हमने आपको बताया। और जबकि अलैंगिक प्रजनन की बात कर लेते हैं डिटेल में, जैसे इसमें अलैंगिक प्रजनन में एक जनक भाग लेता है, या फिर मादा या फिर नर कोई भी भाग ले। और अलैंगिक प्रजनन में वो जो नया जीव जो बनेगा वो जनक के समान बनेगा, यानी कि वो जनक के समान दिखेगा। अगर आपसे पूछे कि अलैंगिक जो प्रजनन है इसमें समसूत्री विभाजन होता है। कैसा विभाजन, समसूत्री विभाजन, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। जबकि लैंगिक प्रजनन की बात करें तो इसमें दो जनक भाग लेते हैं और नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। और लैंगिक जनक जो है वो जीव से भिन्न होते हैं, जीव जो होते हैं वो जनक से भिन्न होते हैं। और इसमें जो होता है लैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन दोनों होते हैं। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन दोनों होते हैं। ठीक, बात कर लेते हैं किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो ये प्रश्न पूछा गया था, ये 2018 के ALP एग्जाम में पूछा गया था, किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। किस धातु को, सोडियम धातु को। अगर आपसे पूछे कि सोडियम धातु को रखा कहाँ पे जाता है, तो यहाँ पे सारे प्रश्नों को आप लोग पढ़िए। सोडियम धातु को अगर आपसे पूछे कि रखा कहाँ जाता है, तो ये मिट्टी के तेल में इसे रखा जाता है, क्योंकि ये सर्वाधिक क्रियाशील होता है। तो इसे कहाँ रखा जाता है, मिट्टी के तेल में इसे रखा जाता है। ठीक, सोडियम धातु को। अब सोडियम धातु के बारे में कुछ और चीजें अगर आपसे पूछ ले तो इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अब कुछ धातुओं के बारे में हम लोग देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है, यानी कि अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है, तो सर्वाधिक क्रियाशील धातुएं क्या है, तो सर्वाधिक जो क्रियाशील धातु है उसका क्या नाम है, पोटेशियम। पोटेशियम जो है वो सर्वाधिक क्रियाशील धातु है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि ऐसी कौन सी धातु है जो कच्ची ताप में द्रव अवस्था में रहती है, कच्ची ताप पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु रहती है, तो कच्ची ताप में द्रव अवस्था में रहती है वो आपके ब्रोमीन। दो धातु है, आप लोग ध्यान रखेंगे, एक तो ब्रोमीन कच्ची ताप पे द्रव अवस्था में रहती है, और एक तो आपका पारा जिसे मरकरी भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, मरकरी भी बोलते हैं। ये क्या होता है, कच्ची ताप पे ये द्रव अवस्था में रहते हैं। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है, सर्वाधिक तन्य धातु, तन्य धातु का मतलब क्या होता है, तो सर्वाधिक तन्य धातु अगर आपसे पूछे कि कौन सा होता है, तो सोना होता है सर्वाधिक तन्य धातु। कौन सा, सोना सर्वाधिक तन्य धातु होता है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है,
तो सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। अगर आपसे पूछे कि सोडियम को रखा कहाँ जाता है, तो इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। कहाँ पे? मिट्टी के तेल में इसे रखा जाता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है, तो सर्वाधिक क्रियाशील धातु या फिर सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु जो होती है वो पोटेशियम होती है। कौन सी धातु? पोटेशियम होती है। अगर आपसे पूछे कि ऐसी कौन सी धातु जो कच्ची ताप पे द्रव अवस्था में रहती है, तो ब्रोमीन एंड पारा जो है वो कच्ची ताप पे द्रव अवस्था में ये दोनों धातुएं रहती है। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी होती है, तो सर्वाधिक तन्य धातु जो है सोना होता है। कौन सा धातु? सर्वाधिक तन्य धातु सोना होता है। अगला प्रश्न कि तमिलनाडु के नए राज्यपाल, तो ये करंट अफेयर से प्रश्न पूछा था और 2018 में ये जो राज्यपाल रहे होंगे उससे संबंधित प्रश्न पूछा था। लेकिन वर्तमान समय में जो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं वो आप लोग ध्यान रखेंगे आर.एन. रवि हैं। कौन है? आर.एन. रवि हैं तमिलनाडु के राज्यपाल वर्तमान समय में। अगर आपसे पूछे कि तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, अगर आपसे पूछे कि तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है। कौन है? एम.के. स्टालिन है वर्तमान मुख्यमंत्री। ये अब भी आप लोग ध्यान रखेंगे, एम.के. स्टालिन है वर्तमान मुख्यमंत्री। अगर आपसे पूछे कि यहीं पे तमिलनाडु के बारे में कुछ चीजें के बारे में, जैसे अगर आपसे पूछे कि पोंगल त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है, पोंगल त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य है। क्या? भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा आपसे पूछे कि अगर आपसे पूछे कि रंगनाथ स्वामी मंदिर कहाँ पे स्थित है, रंगनाथ स्वामी मंदिर आपसे पूछ ले कि कहाँ पे स्थित है, रंगनाथ स्वामी मंदिर आपसे पूछे कहाँ पे स्थित है, तो वो भी आपके तमिलनाडु में स्थित है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक उत्पादन किस चीज का होता है, तो सर्वाधिक उत्पादन के बारे में यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। ये कि क्या पूछा जाता है कि लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो तमिलनाडु में होता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए तमिलनाडु के नए राज्यपाल कौन है, तो आर.एन. रवि हैं तमिलनाडु के नए राज्यपाल। अगर आपसे पूछे कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, तो एम.के. स्टालिन है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। ठीक, और तमिलनाडु के बारे में कुछ चीजें जैसे पोंगल त्योहार, तमिलनाडु में भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का। रंगनाथ स्वामी मंदिर कहाँ पे है, तो रंगनाथ स्वामी जो मंदिर है तमिलनाडु में है। उसके बाद सर्वाधिक उत्पादन ये लिग्नाइट कोयले का करता है। लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो वो आपके तमिलनाडु करता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है 1865। और यहाँ पे बैंकों से संबंधित प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। अब स्थापना 1865 में हुई। आगे चल के इलाहाबाद बैंकों का विलय हो गया था किस बैंक में, इसका विलय हुआ था इंडियन बैंक में हो गया है। किसके बैंक में? इंडियन बैंक में इसका विलय हो गया। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इलाहाबाद बैंक का विलय किस में हुआ है, इंडियन बैंक। और भी कुछ बैंकों का विलय हुआ था, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि आंध्रा बैंक का विलय किस बैंक में हुआ था, तो देखिए आंध्रा बैंक को और फिर कारपोरेशन बैंक को, आंध्रा और कारपोरेशन बैंक को, इन दोनों को किस बैंक में मिलाया गया था, तो इन दोनों को मिलाया गया कौन से बैंक में, यूनियन बैंक में। किस बैंक में, यूनियन बैंक में इनका विलय कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि सिंडिकेट बैंक का विलय किस में किया गया है, सिंडिकेट बैंक का विलय किस में किया गया, तो सिंडिकेट बैंक का विलय जो है वो आपके केनरा बैंक में किया गया। किस बैंक में, केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय किया गया है। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे नोट करेंगे, अगर आपसे पूछे कि विजया बैंक और फिर देना बैंक को किस बैंक में मिलाया गया, विजया बैंक और देना बैंक को किस बैंक में मिलाया गया, तो इन दोनों को मिलाया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा में। किसमें, बैंक ऑफ बड़ौदा में। और बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम चेंज हो गया है, हाँ, तो इसको बैंक ऑफ बड़ौदा में मिलाया गया। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इलाहाबाद की स्थापना कब हुई, तो इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1865 में इस बैंक की स्थापना हुई थी। कब, 1865 में। इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चल करके इसका विलय कहाँ पे किस बैंक में किया गया, तो इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हो गया है। जबकि आंध्रा बैंक का आपसे पूछे कि स्थापना, आंध्रा बैंक का और कारपोरेशन बैंक को मिलाया किस में गया है, तो इसको मिलाया गया यूनियन बैंक को। इसके अलावा सिंडिकेट बैंक को किस बैंक में मिलाया गया, तो इसको केनरा बैंक में मिलाया गया है। उसके अलावा विजया बैंक और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मिलाया गया। किसमें मिलाया गया, बैंक ऑफ बड़ौदा में इसका विलय हुआ है। तो इतनी बैंकों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके एग्जाम से संबंधित हो सकता है।
अगला प्रश्न है कि संवेग को किसका गुणनफल है। तो संवेग किसका गुणनफल यहाँ पे रहना चाहिए, संवेग जो है वो किसका गुणनफल। तो ये आप लोग देखेंगे तो संवेग किसका गुणनफल होता है, वो द्रव्यमान और फिर द्रव्यमान और वेग का ये गुणनफल होता है। संवेग किसका गुणनफल होता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। अब संवेग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। तो संवेग अगर आपसे पूछे कैसी राशि है, तो संवेग के बारे में ध्यान रखेंगे ये सदिश राशि है। कैसी राशि है, संवेग जो है सदिश राशि है। ठीक, और भी हम लोग सदिश राशियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपसे पूछे कि संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, यहाँ पे एसआई मात्रक लिखेंगे। अगर आपसे पूछे कि संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक देखिए, द्रव्यमान वेग है, द्रव्यमान गुणे वेग, तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम प्रति मीटर, इस किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, सेकंड स्क्वायर में सेकंड होगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि बल के बारे में, बल किसका गुणनफल होता है, बल जिसे F से इंडिकेट करते हैं, ये किसका, वेग को V से, स्मॉल v से इंडिकेट करते हैं, द्रव्यमान को M से इंडिकेट करते हैं। अगर आपसे पूछे कि बल किसका गुणनफल होता है, तो बल जो है वो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। द्रव्यमान जिसे M से इंडिकेट करते हैं, गुणे त्वरण किससे इंडिकेट करते हैं, तो त्वरण को जो है A से इंडिकेट करते हैं। तो बल जो है वो द्रव्यमान गुणे त्वरण का गुणनफल होता है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि बल का एसआई मात्रक क्या है, अगर आपसे पूछे कि बल का एसआई मात्रक क्या है, तो बल का जो एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। इतनी बातें आप लोग इस प्रश्न से याद रखेंगे। तो देखिए दोनों प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये 2018 संवेग वाला जो प्रश्न है, ये 2018 के असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम में पूछा गया है। संवेग किसका गुणनफल होता है, तो संवेग जो है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। किसका, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। अब संवेग के बारे में देखेंगे, ये कैसी राशि है संवेग, तो संवेग जो है एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है संवेग। और संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड होता है। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड होता है। जबकि बल आपसे पूछ ले किसका गुणनफल होता है, तो ये द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। किसका, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। 1 किलोवाट हावर किसके बराबर होता है, 2018 असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया प्रश्न है। ये 2018 असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया प्रश्न है कि 1 किलोवाट हावर किसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट हावर बराबर होता है 3.6 गुणे 10 पे घाते 6 जूल के बराबर होता है। कितना, 3.6 गुणे 10 पे घाते 6 जूल के बराबर होता है। अगर आप अब कुछ यहाँ पे प्रश्न पढ़ लेते हैं, जैसे अगर आपसे पूछे कि शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का मात्रक जो है वो वाट होता है। क्या होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। अगर आपसे पूछे कि एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होते हैं, एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होते हैं, तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होते हैं। कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के। जैसे अगर आपसे पूछे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर होते हैं, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 पे घाते 15 मीटर होते हैं। कितना, 1.46 गुणे 10 पे घाते 15 मीटर होते हैं। ठीक, एक प्रकाश वर्ष बराबर। अगर एक पारसेक बराबर आपसे पूछ ले कि कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, एक पारसेक, जो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, पारसेक होता है। अगर एक पारसेक बराबर पूछ ले तो 3.26 लाइट ईयर होता है। प्रकाश वर्ष कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। तो अब बात कर लेते हैं रिवीजन के बारे में। जैसे 1 किलोवाट हावर किसके बराबर होता है, तो 3.6 गुणे 10 पे घाते 6 जूल होता है। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 3.6 गुणे 10 पे घाते 6 जूल होता है। अब बात कर लेते हैं शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है, 746 वाट होता है। अगर आपसे पूछे कि प्रकाश वर्ष के बारे में, तो 9.46 गुणे 10 पे घाते 15 मीटर होता है। 9.46 गुणे 10 पे घाते 15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। और एक पारसेक बराबर क्या होता है, 3.26 लाइट ईयर होता है। क्या होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, वहां पे जाकर के आप पीडीएफ इसका पाएंगे। और फिर सब्सक्राइब करिए चैनल को और दोस्तों तक भी अपने शेयर करिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि नकारात्मक त्वरण किसकी दिशा के विपरीत होता है, नकारात्मक त्वरण। और यहाँ पे त्वरण से संबंधित हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे, और ये आपके 2018 के एएलपी एग्जाम में पूछा गया है। अब बात कर लेते हैं
नकारात्मक त्वरण किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो ये वेग के विपरीत होता है। किसके विपरीत होता है? वेग के विपरीत होता है नकारात्मक त्वरण। अब बात कर लेते हैं त्वरण के बारे में। अगर आपसे पूछ ले यहीं पे आप लोग, अगर आपसे पूछे कि त्वरण किसे कहते हैं, त्वरण किसे कहते हैं, तो यहाँ पे वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? अगर आपसे पूछे कि त्वरण किसे कहते हैं, त्वरण, तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। ठीक, वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। अब त्वरण के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, अगर आपसे पूछे कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, इसके एसआई मात्रक का। अब बात कर लेते हैं धनात्मक त्वरण किसे कहते हैं? धनात्मक त्वरण के बारे में। तो धनात्मक त्वरण किसे कहते हैं? जब धनात्मक त्वरण किसे कहेंगे कि जब समय के साथ वेग बढ़े तो उसे क्या कहते हैं? धनात्मक त्वरण। जब समय के साथ वेग में क्या हो, वेग में वृद्धि हो, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं आपके धनात्मक त्वरण। ठीक, अब अगर आपसे पूछे कि नकारात्मक त्वरण किसे बोलते हैं, यहाँ पे देखिए नकारात्मक त्वरण अगर आपसे पूछे तो नकारात्मक त्वरण बोलते हैं जब समय के साथ त्वरण में क्या हो, जब समय के साथ त्वरण में कमी हो, त्वरण घटे, जब समय के साथ त्वरण घटे तो उसे कौन सा त्वरण बोलते हैं? उसे नकारात्मक त्वरण बोलते हैं। और नकारात्मक त्वरण या फिर इसे मंदन भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? मंदन भी बोलते हैं। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए अगर आपसे पूछे कि नकारात्मक त्वरण किसकी दिशा के विपरीत होते हैं, तो ये वेग के विपरीत होते हैं। ये वेग के विपरीत होते हैं। त्वरण की बात करें किसे कहते हैं, तो त्वरण की परिभाषा होती है वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। यानी कि समय के साथ साथ वेग भी बदल रहा है तो उसे क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप लोग ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगर आपसे पूछे कि धनात्मक त्वरण किसे कहते हैं, जब समय के साथ साथ वेग बढ़े तो उसे क्या कहते हैं? धनात्मक त्वरण। जब समय के साथ साथ वेग घटे तो उसे क्या कहते हैं? जब समय के साथ साथ त्वरण क्या हो, जब समय के साथ साथ वेग कम हो तो उसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो समय के साथ साथ वेग घटे तो उसे क्या बोलते हैं? ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। NH4H2SO4 के अणु में एक अणु में कितना परमाणु होता है? तो इसके एक अणु में कितना परमाणु है? तो एक अणु में 15 परमाणु है। तो इसको गिन लेंगे आप लोग। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 4 टाइम है और नाइट्रोजन 1 टाइम है, तो ये 5 हो गया। और 5 में 2 का गुणा है तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं SO4 के बारे में। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जो है 4 टाइम है और यस कितनी बार है? 1 बार है। तो 4 1 5 हो जाएगा। तो 5 और 10 कितने हो जाएंगे? 15 अणु, इसमें 15 परमाणु हो जाएंगे। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ चीजों के बारे में जो यहाँ से संबंधित प्रश्न बन सकता है। जैसे अगर आपसे पूछे परमाणु के बारे में, तो परमाणु का निर्माण अगर आपसे पूछे कैसे होता है, तो परमाणु के निर्माण जो है वो मूल कण से होते हैं। और ये मूल कण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मूल कण होते हैं? एक तो अस्थाई मूल कण होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और फिर न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से परमाणु बनते हैं। ठीक, ये आप लोग ध्यान जानेंगे। और इसमें अस्थाई मूल कण भी होते हैं। तो अस्थाई मूल कण अगर आपसे पूछे कौन कौन से होते हैं, तो देखिए अस्थाई मूल कण में कौन से आ जाएंगे? मेसान आ जाएगा। मेसान अस्थाई मूल कण हो जाएगा। उसके बाद आपका न्यूट्रिनो, मेसान हो गया न्यूट्रिनो। उसके अलावा आपका पॉजिट्रॉन आ जाएगा। ठीक, पॉजिट्रॉन। तो ये आपके अस्थाई मूल कण होते हैं जो कि जिनसे क्या बोलता है? आपका परमाणु का निर्माण होता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए NH4 के में अणु कितने हैं? तो इसमें 15 अणु हैं। और फिर परमाणु का निर्माण कैसे होता है? मूल कणों से होता है। और मूल कण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अस्थाई मूल कण जो परमाणु में होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। और अस्थाई मूल कण में क्या होते हैं? जैसे मेसान, न्यूट्रिनो और फिर पॉजिट्रॉन, ये होते हैं परमाणु के अस्थाई मूल कण। ठीक,
तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कौन एक सेप्रोटोप मृतजीवी है? तो सेप्रोटोप को क्या बोलते हैं? मृतजीवी बोलते हैं। तो सेप्रोटोप क्या होते हैं? जो आपके मरे हुए जीव जंतुओं से अपना भोजन इकट्ठे करते हैं, उन्हें सेप्रोटोप बोलते हैं। जैसे आपका सेप्रोटोप में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, जैसे आपका कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता ये क्या है? सेप्रोटोप है, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं? मशरूम बोलते हैं। कुकुरमुत्ता हो गया, एंड फिर कवक हो गया। कवक ये क्या हो गए? सेप्रोटोप्स हैं, और ये जो है मृतजीवी होते हैं। मृतजीवी को ही हिंदी में सेप्रोटोप बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं कुकुरमुत्ता के बारे में यहाँ पे। तो अगर आपसे पूछे कि ये किस चीज का स्रोत होता है, इसके बारे में ये प्रश्न पूछा गया है कुकुरमुत्ता के बारे में, तो ये किस चीज का स्रोत होता है? तो कुकुरमुत्ता जो है ये प्रोटीन का स्रोत होता है। किसका? प्रोटीन का स्रोत होता है, तभी तो आप लोग खाते हैं। तो जो मशरूम होता है वो प्रोटीन का स्रोत होता है, जिसे आप लोग खाते हैं पका करके। ठीक, तो इतनी बातें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि कौन सा एक सेप्रोटोप है। सेप्रोटोप क्या होते हैं? तो मृतजीवी को ही क्या बोला जाता है? मृतजीवी को ही क्या बोला जाता है? सेप्रोटोप बोला जाता है। ठीक, जैसे कुकुरमुत्ता हो गया, कवक हो गए, ये सभी सेप्रोटोप हैं। और उसके बाद कुकुरमुत्ता के बाद करेंगे तो इसमें प्रोटीन का स्रोत होता है। कुकुरमुत्ता किस चीज का स्रोत होता है? तो प्रोटीन का स्रोत होता है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि ऑक्टेवस वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में कौन सा अंतिम तत्व है? तो देखिए, ऑक्टेवस जो वर्गीकरण है, जिसे अष्टक नियम भी बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है? अष्टक नियम भी बोला जाता है। और अष्टक नियम आपसे पूछ ले कि किसने दिया था, तो न्यूलैंड्स ने दिया था। किसने? न्यूलैंड्स ने दिया था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, न्यूलैंड्स ने दिया था। तो अब यहाँ पे लिखा भी है न्यूलैंड्स ने दिया था। अब इसमें अंतिम तत्व क्या है? तो इसमें अंतिम तत्व पूछेगा तो थोरियम होगा। कौन सा? तो इसमें थोरियम तत्व होगा अंतिम तत्व। और थोरियम इसका अंतिम तत्व था। जो न्यूलैंड्स लॉ में जो तत्व रखे गए थे उसमें थोरियम अंतिम तत्व था। अगर आपसे पूछे कि इसमें प्रथम तत्व कौन सा रखा गया था, तो इसमें हाइड्रोजन जो है वो प्रथम तत्व। क्या है? हाइड्रोजन प्रथम तत्व था। हाइड्रोजन क्या है? प्रथम तत्व है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे हाइड्रोजन प्रथम तत्व, अगर आपसे पूछे कि न्यूलैंड्स लॉ के द्वारा जो ऑक्टेवियस वर्गीकरण था, इसमें कुल तत्व कितने रखे गए थे? इसमें कुल तत्व कितने थे? तो इसमें कुल 56 तत्व थे। कितने तत्व थे? 56 तत्वों को इसमें रखा गया था। 56 तत्वों को इसमें रखा गया था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ नियम के बारे में पढ़ लेते हैं। अब जो ऑक्टेवस जो नियम था, ये परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पे रखा गया था। इसमें जो तत्व थे उसमें परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा गया था। परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा गया था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि त्रिक नियम किसने दिया था? त्रिक नियम किसने दिया था? त्रिक नियम जो है ये डोबे राइनर ने दिया था। किसने? डोबे राइनर ने दिया था। अब जबकि अगर आपसे पूछे कि आवर्त सारणी की खोज किसने की था, अगर आवर्त सारणी की खोज आपसे पूछ ले, अगर आपसे पूछे कि आवर्त सारणी की खोज किसने किया था, तो आवर्त सारणी की खोज के बारे में जब पूछेगा तो आप लोग क्या बताएंगे? मेंडलीफ बताएंगे। क्या बताएंगे? मेंडलीफ ने आवर्त सारणी की खोज की थी। जबकि अगर आपसे पूछे कि आधुनिक जो आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था, तो आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? मोसले ने दिया था। किसने? मोसले ने दिया था। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि ऑक्टेवियस वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में कौन सा अंतिम तत्व है? तो इसमें अंतिम तत्व थोरियम। इसमें अंतिम तत्व में कौन रखा गया है? थोरियम। अगर आपसे पूछे कि इसमें प्रथम तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन इसमें प्रथम तत्व है। और ऑक्टेवियस वर्गीकरण में कुल तत्व कितने हैं? तो इसमें कुल तत्वों को 56 रखा गया। ठीक, और जो ऑक्टेवियस वर्गीकरण था उसमें परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों को रखा गया है। किसके क्रम में? तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा गया है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आवर्त सारणी से संबंधित जो त्रिक नियम है किसने दिया था? तो डोबे राइनर ने दिया था। अभी पहले प्रश्न में हमने बताया है आपको। और आवर्त सारणी का जो है खोज किसने किया था? तो इसका खोज मेंडलीफ ने किया था। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी पूछे किसने खोजा, तो मोसले ने इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न है कि दी एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्ब्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है करण महाजन। कौन है? करण महाजन इस पुस्तक के लेखक हैं। और कुछ पुस्तकों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक पुस्तक के लेखक कौन है? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। अगर आपसे पूछे कि एट नाइट
ऑल ब्लड इज ब्लैक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक आप लोग बताएंगे कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन? डेविड डियोप। कौन है इस पुस्तक के लेखक? डेविड डियोप इस पुस्तक के लेखक हैं। अगर आपसे पूछ ले, और एक दो पुस्तकों के बारे में हम लोग देखते हैं, जैसे अगर आपसे पूछे कि द प्रॉमिस किसकी पुस्तक है? द प्रॉमिस किसकी पुस्तक है? तो द प्रॉमिस नामक पुस्तक ये डेमन गुलगुट की है। किसकी? डेमन गुलगुट की ये पुस्तक है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद द अथराइज बायोग्राफी किसकी पुस्तक है? अगर आपसे पूछे कि द अथराइज बायोग्राफी, तो द अथराइज बायोग्राफी ये थॉमस मैथ्यू की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है थॉमस मैथ्यू की। किसकी? थॉमस मैथ्यू ने इसे लिखा है। और ये किससे संबंधित है? तो ये रतन टाटा से संबंधित है। ये रतन टाटा की बायोग्राफी है। किसकी बायोग्राफी है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, रतन टाटा की ये बायोग्राफी है। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे इन प्रश्नों को। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि दी एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्ब्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक है करण महाजन। और ये सारे जो राइटर यहाँ पे आपके बोर्ड पे लिखे गए हैं, इन राइटरों से संबंधित पुस्तकें पूछी जाती हैं एग्जाम में। एट लाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डेविस डियोप है इस पुस्तक के लेखक। कौन? डेविस डियोप है इस पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कि द अथराइज बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस द अथराइज बायोग्राफी की पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसकी पुस्तक के लेखक है थॉमस मैथ्यू। कौन है? थॉमस मैथ्यू। जबकि द प्रॉमिसेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो डेमन गुलगुट है। कौन है? डेमन गुलगुट इस पुस्तक के लेखक है। उसके अलावा द अथराइज बायोग्राफी जो पुस्तक है ये रतन टाटा की पुस्तक है। कौन सा अम्ल लाल चींटियों में पाया जाता है? तो देखिए, लाल चींटियों में पूछे कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? फार्मिक अम्ल लाल चींटियों में पाया जाता है। अब कुछ अम्लों के बारे में पूछ लिया जाता है, जैसे एग्जामों में बहुत पूछा जाता है कि कौन सा अम्ल कौन सी चीजों में पाया जाता है। अभी यूपीपी का एग्जाम भी हुआ है, उसमें भी अम्लों से संबंधित प्रश्न अक्सर करके पूछे जाते हैं। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि सेब में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, तो सेब में जैसे मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे कि फटे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फटे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फटे दूध में जो है वो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कैसा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कैसा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कैसा अम्ल? एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में। अगर आपसे पूछे कि खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो खट्टे फल में जो है वो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, कौन अम्ल लाल चींटियों में पाया जाता है? तो लाल चींटियों में फार्मिक अम्ल पाए जाते हैं। कौन सा अम्ल पाया जाता है लाल चींटियों में? फार्मिक अम्ल पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि सेब में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, तो सेब में मैलिक अम्ल पाए जाते हैं। सेब में मैलिक अम्ल। फटे दूध में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। जबकि सिरका में पूछ ले कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। इमली में पूछे कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में। और खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें साइट्रिक अम्ल खट्टे फल में पाया जाता है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाह परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपके 2018 के एएलपी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि ये सारे प्रश्न 2018 के एएलपी एग्जाम में पूछे गए हैं और 2024 के एएलपी एग्जाम की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो इसी वजह से इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो भी हम लोग इस पिछले प्रश्न पूछे गए प्रश्नों से आइडिया लगा करके पढ़ रहे हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा हमारे क्लास में प्रश्न फंस सके। तो देखिए, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाह परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो उस समय अध्यक्ष, वर्तमान समय इसके अध्यक्ष कौन है? तो विवेक देवराय इसके अध्यक्ष थे। कौन? विवेक देवराय वर्तमान समय इसके अध्यक्ष हैं। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाह परिषद के अध्यक्ष कौन है? विवेक देवराय हैं इसके अध्यक्ष। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। जैसे अगर आपसे पूछे कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है उनका नाम है क्या? अनंत नागेश्वर। क्या है? अनंत नागेश्वर भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत के पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे,
भारत के पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? तो जे अंजारिया थे। भारत के पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? जे अंजारिया थे। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान समय में लोकसभा में अध्यक्ष कौन है, अगर आपसे पूछे कि लोकसभा में वर्तमान समय में लोकसभा में अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान समय लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी, योजना आयोग का नाम बदल करके। इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और इसके सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम, जबकि इसके अध्यक्ष पूछेगा अगर आपसे पूछे कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष बाय डिफॉल्ट प्रधानमंत्री, जो भी प्रधानमंत्री रहेगा वो इसका अध्यक्ष रहेगा। तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री हमारे कौन है आप लोग जानते हैं, तो वही इसके अध्यक्ष हैं। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाह परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो विवेक देवराय इसके आर्थिक सलाह परिषद के अध्यक्ष हैं। अगर आपसे पूछे कि मुख्य आर्थिक सलाहकार भारत के कौन है, तो मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वर है। कौन है? अनंत नागेश्वर है मुख्य आर्थिक सलाहकार। जबकि अगर आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो विवेक देवराय है। अगर आपसे पूछे कि पहले मुख्य सलाहकार कौन थे, तो जे अंजारिया थे। पहले भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार बने थे जे अंजारिया। और लोकसभा में अध्यक्ष कौन है, तो लोकसभा में अध्यक्ष है ओम बिरला। कौन है लोकसभा में अध्यक्ष? ओम बिरला। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ पे स्थित है, और ये भी एग्जाम में पूछा गया था। पीर पंजाल रेलवे सुरंग, तो ये है आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में ये सुरंग स्थित है, पीर पंजाल रेलवे सुरंग। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ पे स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि अटल सुरंग कहाँ पे स्थित है, अटल सुरंग कहाँ पे स्थित है, तो अटल सुरंग जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में स्थित है अटल सुरंग। ठीक, अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे अगर आपसे पूछे कि तूजू दर्रा कहाँ पे स्थित है, तूजू दर्रा, तो तूजू दर्रा आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। हमें क्या करना है, तो अगर आपसे पूछे कि तूजू दर्रा कहाँ पे स्थित है, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपसे पूछ ले कि दीफू दर्रा कहाँ पे स्थित है, दीफू दर्रा कहाँ पे स्थित है, तो दीफू दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे अगर आपसे पूछे कि रोहतांग दर्रा कहाँ पे स्थित है, रोहतांग दर्रा कहाँ पे स्थित है, या फिर बड़ा लाचा दर्रा कहाँ पे स्थित है। अगर आपसे पूछे कि बड़ा लाचा दर्रा कहाँ पे स्थित है, बड़ा लाचा दर्रा कहाँ पे स्थित है, तो ये दोनों दर्रे आपके कहाँ पे हैं? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। देखिए, पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ पे स्थित है, तो पीर पंजाल जो रेलवे सुरंग है आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि अटल सुरंग कहाँ पे स्थित है, तो अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तूजू दर्रा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप करके बताएंगे कहाँ पे स्थित है। उसके बाद दीफू दर्रा अगर आपसे पूछे तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा और फिर बोमडीला दर्रा जो है वो बड़ा लाचा दर्रा कहाँ पे है, वो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। अगर आपसे पूछे कि प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है, तो देखिए प्रतिरोध का जो एसआई इकाई है ओम है। क्या है प्रतिरोध का एसआई इकाई? ओम है। आप लोग ध्यान रखेंगे, सिंबल इस तरह का बना होता है, ये प्रतिरोध का एसआई इकाई होता है। अब कुछ मात्रकों के बारे में देख लेते हैं, कुछ इकाई के बारे में। जैसे अगर आपसे पूछे कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। जबकि अगर आपसे पूछे कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। जबकि अगर आपसे पूछे कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, अगर आपसे पूछे कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, तो धारिता का जब मात्रक पूछे तो फैराड होता है। क्या? फैराड होता है धारिता का मात्रक। ठीक, अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे कि विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है, विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक तो न्यूटन होता है बल का मात्रक। तो इतनी मात्रकों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे सारे प्रश्नों का। प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछेगा तो आप लोग क्या बताएंगे? ओम बताएंगे। ओम
उसके बाद अगर आपसे पूछे कि विद्युत आवेश का मतलब क्या होता है, कूलाम होता है। अगर आपसे पूछे विद्युत धारा का मतलब क्या होता है, एम्पियर होता है। अगर आपसे पूछे विद्युत ऊर्जा का मतलब क्या होता है, जूल होता है। विद्युत धारिता का मतलब क्या होता है, तो फैराड होता है विद्युत धारिता का मात्रक। जबकि विद्युत विभवांतर का मात्रक पूछे तो क्या होता है, वोल्ट होता है। विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अगर आपसे पूछे कि बल का मात्रक न्यूटन, तो इन सभी मात्रकों को आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि जर्मन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो जर्मन साम्राज्य की स्थापना जो है वो काउंट बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था, काउंट बिस्मार्क ने किया था। जर्मन साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, काउंट बिस्मार्क ने किया था। अब अगर आपसे पूछे कि काउंट बिस्मार्क का संबंध किससे है, तो इसको जर्मनी का इसने एकीकरण किया था। इसने ही क्या किया था, जर्मनी का एकीकरण आपसे पूछ ले कि किसने किया था, तो जर्मनी का एकीकरण करने वाला नागरिक भी है आपका काउंट बिस्मार्क के प्रयास से हुआ था। अब कब हुआ था, 1871 में जर्मनी का एकीकृत हुआ था। अगर आपसे पूछे कि हिटलर कौन था, तो हिटलर जो है वो मात्र जर्मनी का एक तानाशाह था। हिटलर कौन था, जर्मनी का तानाशाह था। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। हिटलर कौन था, जर्मनी का तानाशाह था। ठीक, अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात में। अगर आपसे पूछे कि आधुनिक समाजवाद के जनक कौन थे, आधुनिक समाजवाद के जनक, तो आधुनिक समाजवाद के जनक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इकोनॉमी की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके जनक कौन है, कार्ल मार्क्स हैं। कौन, कार्ल मार्क्स हैं आधुनिक समाजवाद के जनक। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आधुनिक समाजवाद के जनक कौन है, कार्ल मार्क्स हैं। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे सारे प्रश्नों का कि जर्मन साम्राज्य की स्थापना किसने की था, तो काउंट बिस्मार्क ने जर्मन साम्राज्य की स्थापना किया था। किसने, काउंट बिस्मार्क ने जर्मन साम्राज्य की स्थापना की थी। और काउंट बिस्मार्क ने ही जर्मनी का एकीकरण किया था 1871 में। हिटलर के बारे में तो ये कौन था, तो हिटलर जर्मनी का तानाशाह था। कौन था, हिटलर जर्मनी का तानाशाह था। आधुनिक समाजवाद के जनक कौन है, कार्ल मार्क्स हैं। आधुनिक समाजवाद के जनक कौन है, आधुनिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स हैं। अगर आपसे पूछे कि अगला प्रश्न है कि कन्फ्यूशियस कौन था, तो कन्फ्यूशियस एक चीनी दार्शनिक था। कौन था, चीनी दार्शनिक था कन्फ्यूशियस। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, कौन था ये, चीनी दार्शनिक। कुछ दार्शनिकों के बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि अरस्तु कौन था, अरस्तु, तो ये ग्रीस का दार्शनिक था, ग्रीस का दार्शनिक था। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे ग्रीस का दार्शनिक कौन था, तो अरस्तु था। अगर आपसे पूछे कि सुकरात कौन थे, सुकरात के बारे में पूछे तो सुकरात आपको ध्यान रखेंगे, बहुत ही पहुंचे हुए व्यक्ति हैं सुकरात। तो ये सुकरात कौन थे, तो ये यूनान के दार्शनिक थे। कौन थे, यूनान के दार्शनिक सुकरात थे। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये यूनान के दार्शनिक थे। अब कुछ चीनी दार्शनिकों के बारे में देख लेते हैं। देखिए भारत में कुछ चीनी यात्री भी आए थे। भारत में कुछ चीनी यात्री भी आए थे। और कौन कौन से भारत में चीनी यात्री आए थे, जैसे अगर आपसे पूछे कि फायान किसके समय में भारत आया था, तो फायान ये चीनी यात्री था और ये भारत आया था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। फायान किसके दरबार में आया था, तो फायान भारत में ये आया था आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। अगर आप चीनी यात्री, एक वेनसांग भी आया था, वेनसांग भी आया था। तो वेनसांग अगर आपसे पूछे कि किसके दरबार में आया था वेनसांग, तो ये आया था आपके हर्षवर्धन के दरबार में। किसके दरबार में, हर्षवर्धन के दरबार में आया था, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और वेनसांग भारत आकर के क्या किया, तो ये आपके नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया। इसने भारत में आकर के नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसमें अध्ययन किया और वहां से बौद्ध ग्रंथों को विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया और वहां से बौद्ध ग्रंथों को कलेक्ट करके चीन में ले गया था। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। तो देखिए अगर आपसे पूछे कि कन्फ्यूशियस कौन था, ये चीन का दार्शनिक था। कन्फ्यूशियस पूछे चीन का दार्शनिक था।
अरस्तु कहाँ के दार्शनिक थे, तो ये ग्रीस के दार्शनिक थे। अरस्तु कहाँ के दार्शनिक थे, ग्रीस के। जबकि सुकरात के बारे में पूछे तो ये यूनान के दार्शनिक थे। कहाँ के, यूनान के दार्शनिक थे। ठीक, इतनी बातें आप लोग दार्शनिकों से याद रख लिए। अगर आपसे पूछे कि चीनी यात्रियों के बारे में, कौन कौन से चीनी यात्री, तो फायान कहाँ से आया था, तो ये चीन का यात्री था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। किसके दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के। जबकि ह्वेनसांग पूछे किसके दरबार में आया था, तो ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। नालंदा विश्वविद्यालय में इसने आकर के अध्ययन किया था। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है, जब मुद्रास्फीति का अर्थ यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है मुद्रास्फीति का अर्थ, और बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। मुद्रास्फीति जो है वो जब वस्तु का मूल्य क्या हो जाता है, जब वस्तु, मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, जब मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है, जब मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है और वस्तु का मूल्य इसमें क्या हो जाता है, वस्तु का मूल्य जो है इसमें, वस्तु का जो मूल्य है वो बढ़ जाता है। मूल्य क्या होता है, वस्तु का मूल्य क्या होता है, इसमें बढ़ जाता है, उसे कहते हैं मुद्रास्फीति। यानी कि मुद्रा का जो वैल्यू होता है वो कम हो जाता है मुद्रास्फीति में। ठीक, अगर आपसे पूछे कि मुद्रास्फीति का कारण क्या होता है, अगर आपसे पूछे कि मुद्रास्फीति का कारण क्या होता है, तो मुद्रास्फीति का कारण होता है, मुख्य कारण बाजार में तरलता होता है। इसका मुख्य कारण क्या होता है, मुद्रास्फीति का बाजार में तरलता इसका मुख्य कारण होता है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका मुख्य कारण बाजार में तरलता। अगर आपसे पूछे कि मुद्रास्फीति को रोकने का कारण क्या है, अगर आपसे पूछे कि मुद्रास्फीति को रोका कैसे जा सकता है, तो इसको साख को संकुचित करके रोका जा सकता है। यानी कि साख पर नियंत्रण करके, साख पर नियंत्रण यानी कि साख पर रोक लगा करके इसको रोका जा सकता है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अगर आपसे पूछे कि मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है, जब मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है, घट जाता है। जब मुद्रा का मूल्य जो है घट जाता है, जबकि वस्तु का मूल्य जो है वो बढ़ जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति बोलते हैं। अब मुद्रास्फीति का कारण क्या होता है, तो बाजार में जब तरलता होना ये मुद्रास्फीति का कारण होता है। बाजार में तरलता का आना ये मुद्रास्फीति का कारण होता है, मुख्य कारण। अगर आपसे पूछे कि मुद्रास्फीति रोका कैसे जाता है, तो साख पे नियंत्रण करके मुद्रास्फीति का रोका जा सकता है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, केंद्र सरकार द्वारा किस कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं घोषित किया जाता, तो नहीं घोषित नहीं किया जा सकता, ऐसा कौन सा कृषि उत्पाद है। तो देखिए, गन्ने के लिए भारत में गन्ना एक ऐसा कृषि उत्पाद है जिसके लिए एमएसपी नहीं घोषित किया जा सकता, जिसके लिए एमएसपी जो देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को क्या बोलते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य को क्या बोलते हैं, इसे एमएसपी बोलते हैं। अब गन्ना के लिए क्या घोषित किया जाता है, तो गन्ना के लिए, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, गन्ना के लिए क्या निकाला जाता है, तो गन्ना का जो मूल्य है उसको डिसाइड किया जाता है एमआरएफ के द्वारा। किसके द्वारा, एफआरपी के द्वारा। इसका मूल्य निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, एफआरपी के द्वारा किया जाता है। ठीक, अब अगर आपसे पूछे, अब आप लोग पूछेंगे कि ये एफआरपी क्या होता है, तो एफआरपी का मतलब होता है उचित और लाभकारी मूल्य। इसका अर्थ क्या होता है एफआरपी का, तो यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे, उचित एंड लाभकारी मूल्य, ये एफआरपी का अर्थ होता है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। एफआरपी का पूर्ण रूप क्या होता है, उचित और लाभकारी मूल्य। ये गन्ने के लिए घोषित किया जाता है और 1966 से इसके द्वारा ही गन्ने का मूल्य जो है तय किया जाता है। एमआरएफ एमएसपी के द्वारा इसका मूल्य नहीं तय किया जाता है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब एमएसपी जिसे क्या बोलते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य बोलते हैं, इसके संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि एमएसपी द्वारा कितने फसलों का मूल्य निर्धारण किया जाता है, तो इसमें कितने फसलों का मूल्य निर्धारित किया जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें 23 फसल का मूल्य निर्धारण किया जाता है एमएसपी के द्वारा। ठीक, एमएसपी के द्वारा 23 फसलों का मूल्य निर्धारण किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि एमएसपी के द्वारा मूल्यों का निर्धारण कौन करता है, तो मूल्यों का निर्धारण जो कृषि के संबंधित जो भी मूल्य होते हैं उनका निर्धारण कौन करता है, कृषि से संबंधित जो भी काम हो गए उसका जो है निर्धारण कृषि लागत एंड मूल्य आयोग करता है। कौन करता है, कृषि लागत एंड मूल्य आयोग के द्वारा वो काम किया जाता है, कृषि से संबंधित कोई भी काम हो। तो ये जिसे CACP भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
सीपी भी बोलते हैं। तो इतनी बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि केंद्र सरकार द्वारा किस कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया जाता। तो गन्ना के लिए केंद्र सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया जाता है। इसके लिए एफआरपी 2 घोषित किया जाता है और 1966 से इसके लिए उचित और लाभकारी मूल्य घोषित किया जाता है। ठीक, और अगर आपसे पूछे कि एमएसपी कितने फसलों के लिए दिया जाता है तो 23 फसलों के लिए एमएसपी दिया जाता है। ठीक, अब निर्धारण कौन करता है? एमएसपी का निर्धारण हो गया, चाहे एफआरपी का निर्धारण हो गया, और इन सभी का निर्धारण कौन करता है? कृषि लागत एंड मूल्य आयोग करता है, जिसे सीएसीपी भी कहते हैं। टेनिस में हार्डकोर किससे बना होता है? तो टेनिस में जो हार्डकोर है वो कंक्रीट से बना होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? टेनिस में हार्डकोर किसका बना होता है? कंक्रीट का बना होता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब टेनिस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। कुछ ग्रैंड स्लैम भी खेले जाते हैं टेनिस से, तो टेनिस के कुछ खिलाड़ियों के बारे में देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे टेनिस के कुछ खिलाड़ियों के बारे में, जैसे अगर आपसे पूछे कि शरद कमल का संबंध किससे है, तो शरद कमल का संबंध टेनिस से है। अगर आपसे पूछे कि सुतीर्थ मुखर्जी का संबंध किससे है, सुतीर्थ मुखर्जी का संबंध किससे है, तो वो टेनिस से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं कुछ टेनिस से संबंधित ग्रैंड स्लैम के बारे में। जैसे अगर आपसे पूछे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किस कोर्ट पे खेला जाता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। एक तो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, और यूएस ओपन ये किस पे खेले जाते हैं? तो ये किस कोर्ट पे खेले जाते हैं? तो ये जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। किस कोर्ट पे? हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। इसके अलावा अगर बात कर ले हम लोग, अगर आपसे पूछे कि फ्रेंच ओपन किस कोर्ट पे खेला जाता है? फ्रेंच ओपन किस कोर्ट पे खेला जाता है? तो फ्रेंच ओपन जो है ये जो है आपके मिट्टी पर खेला जाता है। किस पे खेला जाता है? फ्रेंच ओपन जो है मिट्टी पर खेला जाता है। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे विंबलडन ओपन किस पे खेला जाता है, तो विंबलडन ओपन की बात करें तो ये खेला जाता है आपका, खेला जाता है आपका ये घास के मैदान पे। किसके? घास के मैदान पे खेला जाता है। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये घास के मैदान पे खेला जाता है। तो अब इसका रिवीजन करेंगे। देखिए टेनिस में हार्डकोर किसका बना होता है? तो जो हार्डकोर होते हैं कंक्रीट का बना होता है। अब हार्डकोर पे कौन कौन से ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं? जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन। ये पूछा जाता है कि किस पे खेले जाते हैं, तो ये हार्ड कोर पे खेले जाते हैं। किस पे? हार्ड कोर पे। अब टेनिस के खिलाड़ी 2-3 खिलाड़ियों के नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे शरद कमल का संबंध किससे है? शरद कमल का संबंध टेनिस से है। और सुतीर्थ मुखर्जी का भी संबंध किससे है? टेनिस से संबंधित है। ये खिलाड़ियों के नाम आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि खिलाड़ियों के नाम भी पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं जैसे फ्रेंच ओपन किस पे खेला जाता है? तो फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन अगर आपसे पूछे किस पे खेला जाता है, तो ये मिट्टी पर खेला जाता है, ये ग्रैंड स्लैम। अगर आपसे पूछे कि विंबलडन ओपन किस पे खेला जाता है, तो विंबलडन ओपन जो है वो घास के मैदान पे खेला जाता है। किस पे? घास के मैदान पर खेला जाता है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय क्रिकेट टीम की जो चयन समिति है उसके अध्यक्ष हैं आपके कौन है? अजीत अगरकर हैं। क्या है? इसके अध्यक्ष कौन है? अजीत अगरकर इसके अध्यक्ष हैं। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अजीत अगरकर इसके अध्यक्ष हैं। अब भारतीय क्रिकेट टीम जो है उसके अध्यक्ष हम लोग देख लेते हैं। बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी के बारे में देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, अगर आपसे पूछे कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष हैं। कौन? रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष हैं। अगर आपसे पूछे कि बीसीसीआई के सचिव कौन है, अगर आपसे पूछे कि बीसीसीआई के सचिव कौन है, तो जय शाह इसके सचिव का, जय शाह, और ये अमित शाह के बेटे हैं। अगर आपसे पूछे कि बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, तो बीसीसीआई की स्थापना आप लोग ध्यान रखेंगे 1928 में हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है 1928 में। अब आईसीसी के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ी सी बातें। अगर आपसे पूछे कि आईसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो आईसीसी की स्थापना जो है वो 1909 में हुई थी। कब? 1909 में। अगर आपसे पूछे कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो इसका हेडक्वार्टर जो है दुबई में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि आईसीसी के हेड कौन है, तो ग्रेग बार्कले इसके हेड है। कौन? ग्रेग बार्कले इसके हेड है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इतनी प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका रिवीजन हम लोग करेंगे। देखिए भारतीय क्रिकेट
टीम, भारतीय क्रिकेट टीम की चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अजीत अगरकर इसके अध्यक्ष हैं। बीसीसीआई के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो रोजर बिन्नी बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में बीसीसीआई की स्थापना हुई थी। कब? 1928 में। अगर आपसे पूछे कि बीसीसीआई के सचिव कौन है, तो जय शाह बीसीसीआई के सचिव हैं। अगर आपसे पूछे कि आईसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे? दुबई में। और आईसीसी के हेड कौन है? ग्रेग बार्कले आईसीसी के हेड है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो धन्यवाद, जय हिंद। आज की वीडियो में बस इतना ही। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह के और भी आपके आरआरबी, एएलपी जो 2024 एग्जाम है उसकी तैयारी बढ़िया से करने के लिए और जीएस को आप लोग उड़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक, और आप लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और खुशी से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कुछ नहीं होती।